की दरख्वास्त देते थे मनसब। डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट बताया है। हिलने जुलने से जख्म मुतासिर होगा। रमशा ने जूस का गिलास मनसब की तरफ बढ़ाया तो वो तकिए के सहारे हल्का सा उठकर बैठ गया। घर पहुंचते ही उसे नज़दीकी क्लिनिक जाना पड़ गया था। पानी में कोई नोकीला पत्थर था जिसके लगने से पेट पर एक बालिश जितना लंबा जख्म लग गया था। खून भी बहुत बहा था। डॉक्टर ने 4 टांके लगाकर ड्रेसिंग की और 3 दिन का बेड रेस्ट बताया ताकि जख्म जल्दी भर सके। कल मेरा पहला दिन है ड्यूटी का, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कैसी बातें करते हो मनसब? मेडिकल रिपोर्ट साथ होगी, फिर तुम कौन सा बहाना बना रहे हो? यार अगलों को नहीं पता होता, वो बस यही तासुर लेते हैं कि ये बंदा आगे भी यही करेगा। और इस गहरे जख्म का क्या? वो झुंझुला रही थी। देखो मुझे कल सुबह जाने दो, आराम से जाकर सीट पर बैठ जाऊंगा, रिपोर्ट साथ ले जाऊंगा, सर को सारी सिचुएशन बता दूंगा, जख्म भी दिखा सकता हूँ। फिर उम्मीद है 2 दिन वो खुद ही रेस्ट का कह देंगे। रमशा ने नीम रजामंदी जाहिर की। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन तेज हवा चलना शुरू हो गई थी। तुम भी अब रेस्ट करो, सुबह कोई काम वाला बंदा अरेंज करते हैं। इतना भारी सामान खोलना है और मेरी ऐसी हालत नहीं है, और तुम्हें तो मैं करने नहीं दूंगा। हाँ खैर, सारा सामान तो खोला भी नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जीप वाला सामान किचन में रखने दो, वो ज़्यादा भारी नहीं है। कम से कम मैं तुम्हें सोने से पहले गर्म दूध, चाय या कॉफ़ी तो बना दूँ। नहीं, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दवा भी ले ली है, केक पीस और जूस काफ़ी हैवी थे, बस अब सोना चाहता हूँ। गोली खाने के बाद सुकून मिल रहा है। ओके, तुम आराम करो, मैंने अपना मैट्रेस साथ वाले रूम में खोल लिया है। आज रात इसी तरह गुजारा करते हैं। रमशा उसके कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर चली आई। 2 सिंगल बेड्स के साथ 2 मैट्रेस खरीदे थे। डॉटसन के सामान में से रमशा ने ड्राइवर से कहकर वही निकलवा लिए थे। बेड को अगले रोज फिट करवाना था। छोटा सा ये 2 कमरों और लाउंज, किचन और बाथ पर मबनी क्वार्टर बहुत खूबसूरत जगह पर था। प्याले नुमा मैदम की वो निस्बतन ऊंची जगह पर थे। पहाड़ों पर बने घरों की रोशनियां जंगल में जुगनुओं जैसी चमक रही थीं। वो थके थके कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। अगले रोज यकीनन ढेरों काम थे। कुछ देर पहले तक इंतहा की एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो हादसा। रमशा ने एक झुरझुरी ली। रमशा के दिल को न जाने कैसे कैसे वहम और डर सताने लगे थे। उसने मनसब के कमरे का दरवाज़ा बंद करते कुछ देर पहले के हादसे को सर झटक कर ख्याल से बाहर निकाला। जो कुछ भी हुआ वो बहुत परेशान कुन था, लेकिन अल्लाह पाक ने सबको महफूज रखा था। अल्लाह मियाँ जी, आगे ऐसी हंगामा खेजी से महफूज फरमाना। उसने दोनों हाथ उठाकर ऊपर देखा तो आंखें एक बार फिर नम हो गईं। वो एक उदास सुबह थी। रिजवाना ने नाश्ता बच्चियों के सामने रखा, लेकिन वो दोनों ही चुप चुप और गमगीन दिखाई दे रही थीं। वसीला सोफे की पुश से टेक लगाई बैठी थी और एलिया उसकी गोद में रखे कुशन पर सर रखे बाकी के सोफे पर सीधी लेटी थी। तुमने दरिया में छलांग क्यों लगाई एला? वसीला ने उसके खुले बालों में उंगलियां फेरी तो उसने नजरें चुरा ली। मोमिन भैया तो खतरे में कूदे ही थे, तुमने खुद को मुसीबत में क्यों डाला? आप भी तो किसी के बच्चे को बचाने के लिए पानी की तरफ दौड़ गईं, बल्कि रिवर्स में आती कार को रोकने के लिए भी आप ही सामने आई थी। बस होते हैं कुछ लम्हे जिसमें इमरजेंसी फैसले करने पड़ जाते हैं। वसीला बदस्तूर उसके बालों में नरमी से हाथ सहला रही थी। मेरे साथ भी यही हुआ। वो हल्का सा मुस्कुराई और तभी बैरूनी दरवाज़ा खुलकर तहरीम अंदर आई तो तीनों ने उसकी तरफ देखा। कैसी है तुम्हारी मोमानी? रिजवाना ने थर्मोस से चाय उंडेली। बीपी अभी तक बहुत लो है, कहती हैं पिछली सारी रात जैसे बेहोश और बेसुध पड़ी रही, हिलने की भी सकत नहीं थी। आसाबी दबाव बहुत खतरनाक चीज़ है। रिजवाना ने उस वक्त को याद करके एक झुरझुरी ली। शदीद सर दर्द ने अभी सुबह ही उनका पीछा छोड़ा था। मोमिन भैया कैसे हैं? वसीला ने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया कि शायद चाय पीने से ही तबीयत की सुस्ती भाग जाए। उनकी हथेली जख्मी हुई है, कह रहे थे कि बहुत देर मुसलसल कार की साइड को मजबूती से पकड़ रहे थे, इसलिए। तुम भी चाय पी लो। रिजवाना ने एलिया की तरफ देखा। जुकाम और बुखार ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया था, लेकिन चाय उसे पसंद ना थी, इसलिए रिजवाना ने उसकी तबीयत देखते ज़बरदस्ती कप आगे किया। मोमिन कह रहे थे एलिया को रिस्क नहीं लेना चाहिए था। कौन सा उसे तैराकी की कुछ अलिफ बे भी मालूम है? पागल है ये तो, अपना कहाँ सोचती है, हमेशा ही दूसरों के लिए खतरा मोल लिया है। रिजवाना ने उसके बाल पीछे हटाते मोहब्बत से उसका गाल हाथ में लिया। रात इस लड़की ने उनकी जान ही निकाल दी थी। वो तहरीम और वसीला की पैदाइश के बहुत सालों बाद उनकी गोद में आई थी।
बाप का साया भी उसने ना होने के बराबर देखा था। 7 साल भी कोई उम्र होती है बाप की शफकत को महसूस करने की। कमाल के बाद रिजवाना ने एलिया का बहुत ख्याल रखा था। तहरीम और वसीला तकरीबन हम उम्र थीं, इसलिए हर वक्त साथ साथ रहती। एलिया शुरू से ही अकेले रहने की आदी थी, कमगो और शर्मीली भी थी। उसे बस हमेशा दूसरों की दिलजोई की पड़ी रहती। अपने अलावा उसे सब मसलूम लगते। हर शख्स उसकी किसी न किसी मदद का मोहताज था। ये उसका ख्याल था। वसीला, इसे कोई काम मत बताना, अभी सुबह ही इसका बुखार उतरा है। मैं ज़रा तुम्हारी मुमानी की तबीयत पूछ आती हूँ। जी जी, दोपहर के काम में देख लूँगी। वसीला भी आदत के मुताबिक फ़ौरन मुस्तादी से उठ खड़ी हुई। एक तहरीमी थी जिसे लस काम से खसूसी चिढ़ थी। वसीला का मामला ये था कि इनकार उसके मुंह में था ही नहीं। बिना इस बहस में पड़े कि कौन सा काम इसे पसंद है और कौन सा नहीं, वो फ़ौरन हुक्म बजा लाती थी। उसकी आदत को देखते रिजवाना भी पहली आवाज़ वसीला को लगाती। वो मौजूद ना हो तो दूसरी एलिया को। तहरीम अलबत्ता वो आखिरी फ़र्द होती जिसे रिजवाना बाअमरे मजबूरी कभी पुकार उठती, वरना ज़्यादातर तो वो खुद ही उठकर काम कर लिया करती थीं। अब नुकसान करवाने से तो बेहतर होता है कि बंदा खुद ही थोड़ी मुश्किल उठा ले। अच्छा हाँ वसीला, ज़रा चूल्हे की आंच धीमी कर दो, दूध उबलने वाला होगा, बह ना जाए। और देखना ये आवाज़ कैसी थी। रिजवाना जाते जाते चौंक कर रुकी। किचन से कुछ गिरने की आवाज़ तो आई, लेकिन ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी। जी अम्मी, जा रही हूँ। वो जो एलिया पर चादर डालकर अब पिछले दिन की शॉपिंग को स्टोर रूम में एडजस्ट करने जा रही थी, किचन की तरफ बढ़ गई। शादी में चूंकि अभी 2 हफ्ते बाकी थे, तो जहेज की चीज़ें नज़दीकी दिनों में जब मोमिन और तहरीम का कमरा सेट हो जाता, तब नुदरत मुमानी के यहाँ पहुँचानी थी। रात तो थक हार कर अजीब सी बोझलपन की कैफियत में सब कुछ यहाँ वहाँ रखकर सब सो गए थे। सुबह एलिया तो बुखार में धुत मिली और तहरीम से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वसीला से फैलावा देखा नहीं जाता था। तभी सामान समेटने का इरादा किया, लेकिन अम्मी की हिदायत पर अब वो पहले किचन की तरफ बढ़ी। फ्रिज की ओर से होते वो जूं ही सामने आई, फर्श पर बिखरा ढेर सारा खून देखकर उसकी जोरदार चीख निकल गई। उल्टे पैरों वापस भागते वो पागलों की तरह चीखती जा रही थी। रिजवाना उसकी चीखें सुनकर बिना दुपट्टे के दौड़ती आईं। क्या हुआ वसीला, क्या हुआ? उन्हें चीखें सुनकर पहला ख्याल गर्म दूध का आया था कि शायद वो उस पर उलट गया है, लेकिन वसीला चीखें मारती भागकर माँ से लिपट गई थी। लबों पे खून खून की गर्दान थी। खून? वो शदीद हैरान थी। कहाँ है खून? वो उसे छोड़कर किचन की तरफ जाने लगी, जब वहां से घबराई हुई तहरीम निकलती नजर आई। क्या हुआ वसीला को? खून है, किचन में खून है। वसीला की वहशत से अभी तक आंखें फैली हुई थीं। खून नहीं है पागल, सॉस है, उससे बोतल टूटी है। वो बताते हुए अब डरी डरी नजरों से माँ को भी देख रही थी। रिजवाना ने फिर माथा पीटते वसीला को खुद से अलग किया और किचन के अंदर आ गईं। फ्रिज से चंद कदम आगे सॉस की बोतल गिरी हुई थी। उन्हें हैरत हुई कि वसीला को बोतल क्यों दिखाई नहीं दी, और उसने बावजूद इतनी रोशनी होने और हर चीज़ वाज़ेह नज़र आने के सॉस को इतनी आसानी से खून क्यों समझ लिया। खैर तो है वसीला, नींद में तो नहीं हो तुम? रिजवाना हैरत से मुड़ी, लेकिन वसीला गायब दिमागी किसी कैफियत में बिना कुछ कहे पलटकर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे अपने कुछ देर पहले के ख्यालात को सोचकर अजीब सी बेचैनी ने घेरा था। सॉस को बिना कुछ भी सोचे समझे उसने सिर्फ और सिर्फ खून ही समझा था। हत्ता कि जब वो अम्मी से आकर लिपटी तो उसे अपना दायां हाथ खून में लथपथ चिपचिप करता महसूस भी होने लगा था। पिछली तूफानी रात में फिसलन से बचते उस लड़के की शर्ट को पकड़कर ऊपर होने की कोशिश, खून में डूबा अपना हाथ और लड़के का जख्म, उसने खौफ की झुरझुरी लेते चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। खून ने इससे पहले अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी खौफजदा नहीं किया था। न जाने रात फिर क्या हुआ था। रात की तेज तूफानी बारिश के बाद सूरज की हल्की हल्की किरणों से आगाज देते मियादम की वो सुबह मनसब के काम के बाकायदा आगाज की पहली सुबह थी। पुलिस की वर्दी में मलबूस वो घर के बाहर खड़ा नीचे प्याले की शक्ल में दूर दूर तक दिखाई देते खूबसूरत से मियादम का नजारा कर रहा था। आज सुबह अपने जख्म में पिछली रात की निस्बत उसने ज़्यादा बेहतरी महसूस की थी। रमशा ने उससे पहले जाग कर किचन का सामान किसी हद तक सेट करके उसके और अपने लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। इस घर की चाबी मनसब को चंद दिन पहले मिली थी। हवालदार अजीज ने चाबी अपने पास रख ली थी और दरमियानी एक हफ्ते में सफाई वगैरह का सब काम करवा लिया था। रमशा के लिए घर की सफाई का काम ज़्यादा ना था। भारी सामान के लिए मनसब ने सोचा कि ड्यूटी से वापसी पर चंद बंदों को साथ लाकर फर्नीचर भी सेट करवा देगा। पथरीली सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही उसने जीप की चाबी जेब से निकाली।
घर ज़रा ऊंचाई पर था। वहाँ तक पैदल जाने की सीढ़ियाँ तो थीं, लेकिन जीप या गाड़ी वगैरह के लिए कुशादा रास्ता नहीं था। पहाड़ी उतरकर सड़क किनारे कुछ दुकानें थीं। उनकी साइड पर पार्किंग जैसा एरिया था। मनसब ने अपनी जीप वहीं पार्क की हुई थी। पथरीले रास्ते से शॉर्टकट अपनाते उसने बीच में ही घास पे कदम रख दिए। यहाँ से लंबे लंबे ढक बढ़ता वो ज़्यादा जल्दी जीप तक पहुँच जाता। घास के इस ढलानी रास्ते पर कहीं कहीं लेवेंडर के फूलों की लंबी छड़ियाँ खिली थीं। मनसब मुस्कुराकर एक जगह रुका। झुकना उसके जख्म के लिए सही नहीं था, इसलिए घुटने नीचे करते एक कासनी फूल तोड़कर हाथ में लिया। उठकर सीधा होते लेवेंडर के कासनी फूल को हथेली पे रखा। सुबह सवेरे माँ की याद ने अंदर एक खुशगवारियत सी भर दी। अम्मी को कासनी रंग बहुत पसंद था। वो उसकी यादों में भी कासनी रंग के कपड़ों में मलबूस दिखाई देती। लेवेंडर के फूलों ने माँ का मुस्कुराता चेहरा याद दिलाया, और मनसब ने बेसाख्ता अपनी वर्दी की तरफ देखकर एक आह भरी। नौकरी पर लगे और ओहदा मिले, अभी महज चंद दिन गुजरे थे, लेकिन मनसब ने इन चंद दिनों में भी अंदर एक ही बेचैनी को फैलकर उदासी बनते महसूस किया। और वो उदासी माँ बाप के साय का सर पर ना होना था। 10 बरस की उम्र में पापा का गुजर जाना और 22वें बरस में माँ की जुदाई। न जाने उन दोनों को दुनिया से जाने की क्या जल्दी थी। दादी की शफकत का सहारा ना होता तो मनसब के लिए मैमूना की शादी और अपनी तालीम मुकम्मल करना कभी मुमकिन ना हो पाता। गुजरे 3 बरसों में बहन के फर्ज से सबकदोशी और फिर अपनी तालीम पर पूरा ध्यान ही मनसब की ज़िंदगी का मिशन रहा था। मैमूना मिजाजन बहुत शरारती थी। मनसब की आदत देखते अक्सर मुंह बनाकर कहती, मुझे तो तुम हमारी तीसरी बहन लगते हो मनसब। आए क्यों? मनसब आंखें फाड़ते पहले बहन को देखने लगता और वो कहकहा लगाकर हंस देती। इतने रूखे, इतने सड़ू और एकदम शर्मीले। वो फिट्टे मुंह अंदाज में हाथ लहराती। और क्या, रमशा ने भी हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। सोहेला और शर्मीन ने बाकायदा खतूत भेजे मेरे हाथ, लेकिन ये बुद्धू, उसने भी अफसोस से सर हिलाया। बिना पढ़े तयशुदा खतूत ही फाड़ दिए। चुटिया भी खींची थी तुम्हारी, वो भी बताओ। मनसब ने उकसाने के अंदाज में हंसकर उब्र उठाए तो वो बुरी तरह झेम गई। मनसब ने खत फाड़ने के बाद उसकी भी खूब खबर ली थी कि आइंदा ऐसी किसी घटिया हरकत का हिस्सा बनी तो माफ़ नहीं करूँगा। पता नहीं कौन होगी वो खुशनसीब जिस पर इस अरियल और सड़ियल का दिल आएगा। मैमूना ने एक मसनूई आह भरी। खुशनसीब कहाँ, बदनसीब बेचारी। रमशा अपनी रवानी में बोले गई और अम्मा ने दूर से ही टोका था, ऐसे नहीं कहते रमशा। मनसब ने कान से टकराती माँ की नरम आवाज़ के असर से खुद को बाहर निकालते लेवेंडर के फूल को सामने डैशबोर्ड पर रखा और जीप स्टार्ट करके ऑफिस का रुख किया। ड्यूटी पर सीनियर अफसर अली हशमत मौजूद थे। वो ढेर उम्र के खलीक और मिलनसार से आदमी लगे। हशमत अली ACP थे। उनके मातहत यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के 3 थाने थे। उस रोज़ वो इत्तेफाकन म्यादम आए हुए थे। हफ्ते में गालबन उनके यहाँ 2 या 3 चक्कर लगते। मनसब ने रात वाले हादसे और अपने जख्म की बाबत बताया तो उसके ऑफिस चले आने पर नाराज़ होने लगे और घर जाकर आराम का मशवरा दिया। घर से ऑफिस ज़्यादा दूर तो नहीं था, बस बीच में बाजार और कुछ आबादी पड़ती थी। पुलिस स्टेशन के अमले के लिए जो क्वार्टर बने हुए थे, इन दोनों सब बुक थे, इसलिए मनसब को ज़रा बाहर घर मिला। साहब, क्लिनिक के अमले के 2 बंदे बाहर मौजूद हैं, वली और शेरू। हम उन्हें साथ ले जाते हैं। मैं जीप चला लेता हूँ। बड़े साहब कह रहे हैं आप आगे 2 दिन रेस्ट करें। अजीज़ ने करीब आते मनसब से जीप की चाबी ले ली। 2 दिन रेस्ट की ज़रूरत तो नहीं, मनसब जैसे अपने आप से बोला। अच्छा खैर, तुम उन दोनों बंदों को लेकर जाओ, मैं सर से मिलकर आता हूँ। कल सुबह तक का रेस्ट काफ़ी है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मनसब की अपनी तबीयत में आराम नहीं था। फिर पुलिस की टफ ट्रेनिंग में ऐसी जिस्मानी तकलीफ़ों से निपटना बहुत पहले सिखा दिया जाता है। वो सर अली हशमत से इजाज़त लेकर अजीज़ और 2 मुलाजमों को लिए घर वापस आया। अजीज़ काफ़ी होशियार और चुस्त बंदा था। जितनी देर में मनसब ने उनके लिए चाय बनवाई, उन्होंने तकरीबन सभी सामान अंदर सेट कर दिया था। फिटिंग वाले सामान में सिर्फ 2 पलंग थे। घंटे भर के अंदर ही सब काम निमट गया। मनसब ने दोनों को उनकी मजदूरी दी। दोनों ही अपनी ऑफिस की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वहाँ आए थे। एलिया कुछ लेट नहीं है आज? रिजवाना ने कोई तीसरी मरतबा बेचैनी से वॉल क्लॉक की जानिब देखा। एलिया कॉलेज की छुट्टी के बाद तकरीबन 20 या 25 मिनट बाद घर पहुँचती थी, लेकिन रिजवाना को परेशानी हुई कि अब तो पूरा 1 घंटा होने को आया था। तहरीम के जवाब देने से पहले खुद ही उठकर बाहर निकल आईं। सोचा पहले दूर तक सड़क पर देख लें, शायद उसकी ग्रीन सुजुकी आती दिखाई दे, लेकिन गेट से निकलने की नौबत भी नहीं आई और एलिया घर के अंदर दाखिल हो गई। शुक्र है, रिजवाना ने सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। खैरियत,
آج تو بہت لیٹ ہو گئیں۔ وہ بنا سلام دعا کچھ آف سا موڈ لیے اندر چلی گئی۔ ساتھ والے گیٹ کے باہر مومن کی کار کا مخصوص ہارن سنائی دیا، جس سے سمجھ آئی کہ وہ بھی آفس سے لوٹ آیا ہے۔ رضوانہ ایلیا کے بگڑے موڈ کی وجہ جاننے کے لیے پیچھے پیچھے اندر آئیں۔ سوزوکی میں آئی ہو؟ جی نہیں۔ وہ صوفے میں دھس کر بیٹھ گئی، ہونٹ ابھی تک لٹکا رکھے تھے۔ کال کر کے پوچھیں اس مہاراجا سے، جب لینے نہیں آنا تھا تو کم از کم موبائل ہی آن رکھتا۔ آفس کے لینڈ لائن سے بیسیوں کالز کیں، موبائل ہی بند تھا اس کا۔ تو تم کیسے آئی ہو؟ تحریم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے وہ ہیں نہ ہونے والے۔ اس نے مومن کے ذکر پر منہ کچھ اور بگاڑا۔ انہیں کو کال کرنے کی غلطی کر بیٹھی، سوچا آفس سے نکل رہے ہوں گے، یہیں سے تو گزریں گے۔ ہاں تو پھر؟ رضوانہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آئی تو یقیناً اسی کے ساتھ تھی، کار کی آمد بھی اسی وقت ہوئی، پر مہارانی کا موڈ کیوں آف تھا؟ یوں ہی لیٹ ہو جانے پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ صوفے سے بیگ اٹھا کر اٹھ گئی۔ بھوک بھی بہت لگی ہے۔ وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تحریم نے کندھے اچکا دیے اور رضوانہ کچن میں چلی گئیں۔ ایلیا کمرے میں آ کر ڈھیلی ڈھالی سی پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ براؤن آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں۔ وہ پلکیں جھپک کر پانی اندر اتار رہی تھی۔ یہ مومن بھیا ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، آخر اس نے ان کی ہیلپ مانگی ہی کیوں؟ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب کالج گیٹ کے باہر معمول سے 15-20 منٹ لیٹ ہو جانے پر اس سمیت سبھی لڑکیوں کو تشویش ہونے لگی کہ سوزوکی والا ہمیشہ پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹس رخصت ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل اسی بحث میں مگن تھیں کہ کیا کیا جائے۔ ستارہ نے گھر کال کر کے سوزوکی والے کا موبائل نمبر حاصل کیا اور آفس سے ہی لگاتار اسے کالز ملائیں، لیکن اس کا موبائل بند آ رہا تھا۔ ایرم نے اپنے بھائی کو بلانے کا ارادہ کیا، لیکن ایلیا کو خیال آیا کہ مومن بھیا بھی اسی وقت بینک سے واپس گھر آتے ہیں اور اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اس نے وہیں آفس سے ان کو کال ملا دی۔ یس مومن بھیا، میں ایلیا، اس نے عجلت میں کہا تو مومن حیران ہو گیا۔ ایلیا خیریت؟ جی میں کالج میں ہوں، سوزوکی والا آج نہیں آیا۔ آپ کہاں ہیں؟ او اچھا، میں ویسے آفس سے نکل آیا ہوں، تمہارے کالج سے گزروں گا بس 5 منٹ میں، ریڈی رہنا۔ جی بھیا۔ وہ خوش ہو گئی اور فوراً باقی سب کو بتا کر پانچوں گیٹ سے باہر نکل آئیں۔ مومن باقی 5 منٹ میں ان کے سامنے تھا۔ ایلیا کے لیے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھولا، لیکن کھٹاکھٹ پچھلے دروازے کھول کر ایک ساتھ 4 لڑکیاں مزید اندر گھس آئیں، جو مومن کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ گھور کر ایلیا کو دیکھا، لیکن وہ متوجہ ہی کہاں تھی۔ مسکرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے بڑی خوش اخلاقی سے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ مومن نے غصہ ضبط کرتے کار اسٹارٹ کر دی۔ پہلا غصہ کم کرنے کے لیے خود ہی تصور کر لیا کہ باقی کی 4 لڑکیاں یہیں کہیں کسی ایک جگہ اتر جائیں گی، لیکن یہ خوش گمانی رفتہ رفتہ فشار خون میں اضافے کا باعث بننے لگی۔ جب میادم میں داخل ہو کر ایلیا نے ایک ایک کا پتہ پوچھ کر نہایت فرض شناسی سے سب کو ان کے گھروں تک پہنچایا۔ ڈرائیور سمجھ رکھا ہے۔ زور سے گیئر بدلتے آخری لڑکی اتار پھینکنے کے بعد مومن نے کھا جانے والی نظروں سے جب ایلیا کو دیکھا تو وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ بتایا کیوں نہیں کہ پوری پلٹن کی ذمہ داری لیے مجھے کال کر رہی ہو؟ دوپہر غارت کر دی۔ تمہاری ذمہ داری تھی یہ سب؟ ان کا کوئی گھر گھاٹ ہے کہ نہیں؟ کسی نے ان کی فکر نہیں کی۔ میں ملا تھا بھری دوپہر میں تھکا ہارا۔ وہ بنا رکے اور تھکے گھر کا گیٹ آنے تک بری طرح اسے لتاڑتا آیا۔ وہ ہر جملے پر آنسو ضبط کیے ڈھٹائی سے بیٹھی رہی تھی، پر بس اب وہ ایک ایک جملہ اسے اندر تک گھائل کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ درد بھی کم ہونے میں نہ آ رہا تھا کہ آخر میں ادھرتی ایمن نے اس کی زوردار دھاڑ اور چند جملے بھی ماحول کی خاموشی کی وجہ سے سن لیے تھے۔ اتنی سی دیر بھی برداشت نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کل ایمن کو کیسے فیس کروں گی۔ نہیں، وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ کل کالج ہی نہیں جاؤں گی۔ نہیں نہیں، خود ہی سر نفی میں ہلا دیا۔ کالج نہ گئی تو ایمن سب کو بتا کر مزید ان کا دل برا کر دے گی۔ اے ایلا، رو کیوں رہی ہو؟ وسیلہ نے چادر اتارتے پہلی مرتبہ دھیان دیا کہ کمرے میں بیٹھی ایلیا تو رو رہی تھی۔ وہ اسی وقت باہر سے آئی تھی۔ سامان سائڈ پر رکھتے فوراً ایلیا کے پہلو میں آئی۔ کیا ہوا یار، بتاؤ بھی۔ وسیلہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تو وہ اس سے لپٹ کر رو دی۔ وسیلہ سے کچھ بھی چھپانا مشکل ہو جاتا، وہ تو صورت سے ہی کوئی مسیحا لگتی تھی۔ ایلیا کے لیے وہ امی سے بڑھ کر بھروسے مند ثابت ہوتی۔ مومن بھیا نے ڈانٹا ہے۔ اس نے فوراً اگل دیا۔ اوہو، اتنی سی بات، بڑا بھائی ہے وہ ہمارا، کیا ہو گیا جو ڈانٹ دیا؟ ایمن نے سب سن لیا ہے، کل سب فرینڈس کو بتا دے گی۔ وہ نئے سرے سے رونے لگی۔ وسیلہ نے اپنی ہنسی روکی۔ پوری بات بتاؤ، پھر سوچتے ہیں کچھ، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا تو ایلیا نے پوری تفصیل بتا دی۔ بھئی بالکل ضروری نہیں کہ ایمن نے بھیا کی اونچی آواز سنی تو ہو، لیکن سمجھی بھی ہو۔ تم کہہ دینا کہ ڈرائیور پر غصہ ہو رہے تھے۔ ہاں، ایلیا نے کسی قدر جوش سے سر اٹھایا۔ ڈرائیور کا لفظ تو استعمال کیا تھا، حالانکہ خود کو کہہ رہے تھے۔
आखिरी जुमला एलिया ने धीमे से मिनमिनाकर कहा तो वसीला ने कहकहा लगाया, गुस्से में भैया को कुछ समझ नहीं आता। अच्छा बस, अब रिलैक्स रहो और यूनिफॉर्म बदलकर बाहर आ जाओ। वो उठ गई। अच्छा बाहर कुछ ना कहना, तहरीम आपी बहुत मजाक बनाएंगी। एलिया ने फेवर चाही तो वसीला ने मुस्कुराकर हाथ थपका। आई नो, कुछ नहीं कहती, चलो आ जाओ शाबाश। वो उसे समझाकर बाहर निकल गई। तहरीम की गैर संजीदगी कभी कभार नागवार गुजरती थी, लेकिन उसे समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए खुद ही ख्याल रखना पड़ता था। रमशा ने चावलों को दम लगाकर एक गहरा सुकून का सांस लिया। किचन से निकलकर लाउंज पर एक तसल्ली निगाह डाली और पहली बार इत्मीनान महसूस किया। यहाँ आए आज चौथा दिन था और काम वाली औरत 2 रोज़ पहले मुयस्सर आई थी। साथ उसकी बेटी भी थी और 2 दिनों में उन तीनों ने घर की मुकम्मल सेटिंग कर ली थी। अच्छी चुस्त औरत थी। बेटी लुबना को तो वो यूं ही साथ लाती थी। 20-22 साल की सीधी सी लड़की थी। रमशा को दोनों बहुत अच्छी लगी। दोपहर के लिए उसने मटन पुलाव बना लिया। मनसब का पसंदीदा था। वो अपनी ड्यूटी से 3-3:30 बजे के करीब वापस आता था। बाजी, गेट के बाहर तक सारा फर्श धो लिया। लुबना ने कमर से दुपट्टा उतारते हाथ झाड़कर इतला दी तो रमशा को हंसी आ गई। तुम किस खुशी में कामों पर लगी हो? तनख्वाह तो तुम्हारी माँ को मिलेगी। कोई बात नहीं बाजी, माँ का हाथ तो बटा सकती हूँ ना। लुबना समझ गई कि रमशा बाजी उसे छेड़ रही हैं। खुश अखलाक सी रमशा में वैसे भी गरूर नाम को नहीं था। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। कभी सोचा भी कहाँ था कि काम काज के लिए आगे नौकर मैसर होंगे। खाना बना लिया बाजी? हाँ बस चावल दम पर हैं, तुम दोनों भी खा कर जाना। जी मैं भी टाइम देख रही थी, अभी कहीं से जीप का हॉर्न बजेगा और साहब पहुंच जाएंगे। साहब तो पहुंचेंगे लेकिन जीप का हॉर्न नहीं बजेगा। रमशा ने मुस्कुराकर मुतल्ला किया। लुबना उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। हैं बाजी क्यों? जीप के ऊपर तक आने का रास्ता किधर है बुद्धू? रमशा ने उसके सर पर हाथ मारा। जीप को मनसब नीचे लॉक लगाकर आता है, बता रहा था। उधर पुलिस स्टेशन के पास जो कॉलोनी है वहाँ बाकायदा ऊपर घरों को रास्ता जाता है। घर तब्दील हो जाएगा बाजी? हाँ, लेकिन फिलहाल तो यही है। साहब आ गया है बाजी। सफूरा भी हाथ साफ कर दी अंदर आ गई और रमशा फौरन उठ गई। वाह भाई, आज तो हर चीज़ परफेक्ट। मनसब ने सताइशी नज़रों से घर को देखा। उन तीनों को 2 दिन लगे थे पर अब हर चीज़ सेट हो गई थी। खाना लगाऊं? नहीं, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं। तबीयत ठीक है ना मनसब? वो जाते जाते रुक गई। जब से पेट पर जख्म हुआ था डॉक्टर ने उसे नहाने तक से मना कर दिया था, लेकिन आज उसके जख्म को 5वां रोज़ था। ओह हाँ, अब तो बहुत बेहतर है, परेशान ना हो। वो अपना सामान लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। ड्यूटी के 4 दिन उसने ऑफिस के अंदर सेट पर बैठे ही गुजारे थे। हत्ता के जख्म की वजह से बेल्ट तक बांधी नहीं थी। थोड़ी सी केयर के बाद जख्म में वाज़ेह बेहतरी आई थी। ऑफिस का काम कैसा जा रहा है मनसब? हाँ बस आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ। कुछ कुछ घबराहट तो होती है, लेकिन सर अली हशमत बहुत कोऑपरेटिव हैं। वैसे तो उनकी आमद हफ्ते में बस 2 बार होती है। उनके अंडर तो यहाँ आस पास के 3-4 थाने हैं, लेकिन यहाँ के पुलिस स्टेशन का सब काम तो मुझे ही देखना है। बस ये तबीयत ने आते ही मिजाज कुछ का कुछ कर दिया। बंदा सोच कर क्या आता है और पेश क्या आता है। मनसब खाना खा चुका था। रमशा बर्तन समेटने के दौरान ध्यान से उसकी बातें भी सुन रही थी। सफूरा और लुबना भी कुछ देर हुई अपने घर चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी तूफानी रात थी, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह पाक ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ऐसी मामूली बातों के रोक नहीं लगाया करते। रमशा ने तंबीहन टोका तो मनसब हंस दिया। ओके अम्मा जान, कर लेता हूँ शुक्र। तुम सुनाओ घर में सब ठीक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं? अरे खुदा न खास्ता क्या मसला होना है। काम वाली भी बहुत अच्छी और चुस्त है। वक्त मसरूफ गुजर जाता है। बस तुम्हारा जख्म मुकम्मल ठीक हो जाए तो टीवी का सिस्टम ठीक करवा देना और बाजार से कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई है, वो भी ला देना। या इस नज़दीकी बाजार का एक चक्कर तो तुम खुद भी लगा आओ। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ दस्तयाब है। रमशा ने आंखें फैलाईं। अरे भाई ये ख़वातीन आती हैं ना रोज़ाना, उन्हीं के साथ जाने का कह रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा तो इन्हें पता होगा यहाँ के मुतल्लिक। हाँ अच्छा। रमशा हंस दी, वरना अकेले जाने के ख्याल से उसे तो झुरझुरी ही आ गई थी। खाना का माहौल यहाँ से चूंकि अलग था तो उन्हें कहीं आने जाने की ऐसी आज़ादी ना थी, लेकिन बेंगोरा से वादी स्वाद का बाकायदा सयाहती इलाका शुरू हो जाता था तो सयाहों की वजह से यहाँ का माहौल खुद ब खुद कदरे ओपन और आज़ाद था। हर किस्म के सयाहों से भरी दूर दूर तक फैली कुशादा वादी अपने मिजाज में भी एक कुशादगी रखती थी। चलो कल ये आती हैं तो मैं भी चली जाऊंगी। चाहो तो आज रात को भी निकल सकते हैं। मनसब ने उठकर टीवी के तारों का जायजा लेना शुरू कर दिया। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि दूर तक पैदल चला जाए।
ایک بار مکمل آرام آ جائے پھر جایا کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو یہیں ہیں خیر سے، ان پیاری پیاری جگہوں کو دیکھنے نکلا کریں گے۔ رمشا سوچوں میں بہت دور تک نکل گئی تھی۔ منصب اس کی باتوں کو مسکرا کر انجوائے کرتے ٹی وی سیٹ کرنے میں لگا رہا۔ دن صاف اور روشن تھا۔ مسرت نے پانی کی 3 بالٹیاں بھر کر شہناز بی بی کو آواز دی اور وہ بالوں کو سختی سے باندھتی آستین نے اوپر کر کے غسل خانے کی جانب بڑھ گئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شہناز نے مسرت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ بالٹیاں تیار کر لینے کے بعد وہ گلے کا بازو تھامے سائے میں کھڑی بی بی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گلے کو شہناز بی بی کے حوالے کر کے مسرت وہاں سے چلی گئی اور شہناز نے قریب آدھا گھنٹہ خرچ کر کے بہن کو صاف ستھرا کیا۔ اس پگلی کو اپنا ہوش کہاں ہوتا ہے۔ 10-12 دنوں بعد شہناز کو ہی چھوٹی بہن کی خاطر مشقت طلب کام کرنا پڑتا۔ اکتوبر کے آخری ایام تھے اور تھانہ کا موسم بہت معتدل اور ایک دم خوشگوار تھا۔ انہوں نے گلناز کو ہلکی دھوپ میں بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ کندھا جھٹک کر منہ بسوتی اندر بھاگ گئی۔ اسے اپنے نیچے کے کمرے سے پیار تھا۔ گھنٹوں، پہروں اور دنوں بھی وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر گزار سکتی تھی۔ شہناز نے ایک آہ بھر کر اس حسین پگلی کو دیکھا۔ دل سے بد دعاؤں کا ایک طوفان تھا جو امٹ امٹ کر اس کا یہ حال کرنے والوں کی تباہی کے لیے نکلنے لگا۔ گلناز اس کی چھوٹی بہن نہیں، بیٹی جیسی تھی۔ کمال سے جس وقت ان کی شادی ہوئی، گلناز 10-11 سال کی بچی تھی جس کی انگلی تھام کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس یتیم کا بڑی بہن کے علاوہ تھا ہی کون۔ شہناز نے گھونگھٹ اٹھنے پر شوہر سے پہلا وعدہ ہی گلناز کی دیکھ بھال اور اس کا بیاہ ہونے تک اپنے ہاں رکنے کا مانگا، پر افسوس کہ وہ عمر بھر کے لیے اسی حویلی کی ہو رہی تھیں اور وہ بھی ایسے حال کو پہنچتے۔ بی بی وہ ارحم خان بلاتا ہے آپ کو۔ مسرت اسے ابھی تک وہیں کھڑا دیکھ کر دور سے بولتی ہوئی آنے لگی۔ آ رہی ہوں۔ شہناز نے خیالات سے باہر آتے آستینیں نیچے کر کے دوپٹہ سر پہ رکھا۔ تم یہاں سب کچھ سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ جی بی بی۔ مسرت سر ہلاتی کام میں لگ گئی اور شہناز صحن عبور کر کے اندر کمرے میں آ گئیں۔ چیک والی شرٹ، بلو جینس اور جوگرز پہنے وہ صاف کہیں نکلنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ شہناز تھکی ہوئی تھیں اس لیے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا کر گیلے چہرے کو دوپٹے سے تھپ تھپایا۔ گلناز کو نہلا کر صاف ستھرا کرتے وہ خود پوری بھیگ جاتی تھیں لیکن فی الحال چینج کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ دوستوں کی طرف نکل رہا ہوں۔ آپ بتائیں میرے کام پر کچھ سوچا؟ ارحم تو جیسے رکا ہی یہی پوچھنے کے لیے تھا۔ کون سا کام؟ شہناز نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ فوری طور پر بالکل کوئی کام دماغ میں نہیں آیا۔ کیا کہنے امی؟ ارحم نے ہونٹ بھینچے۔ میری ساری امیدیں آپ کے جواب پہ ٹکی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کون سا کام؟ اوہ، انہوں نے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ وہ کام؟ میں تو واقعی بھول گئی تھی۔ آپ نے کچھ اہمیت دی ہوتی تو نہ۔ ارحم خفا دکھائی دینے لگا۔ ہاں میں واقعی اہمیت نہیں دے رہی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ارحم کی آنکھوں میں دیکھا تو چہرے پر درستگی نظر آئی، کیونکہ یہ غلط ہی نہیں، سراسر ناجائز خواہش ہے، قطعاً ناقبول۔ ارے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ارحم جھنجھلا اٹھا۔ آپ بنا اسے دیکھے اور جانے بلا وجہ کے اندازے لگا کر مخالفت کیے جا رہی ہیں۔ وہ آپ کی توقع سے کہیں بڑھ کر نکلے گی، خوبصورت ہے، سگھڑ ہے، سب سے بڑھ کر یہاں ایسے ایڈجسٹ ہو جائے گی کہ واپسی کا امکان ہی کوئی نہیں، صرف اس لیے کیونکہ تمہارا اس پہ دل آ گیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں، تو یہ کون سی اہم بات ہے؟ ارحم نے ماں کے اس نکتے کو بالکل بھی اہمیت کے لائق نہیں گردانا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے پیار ہوا ہے اور میں اسے بیاہ کر گھر بسانا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد ظاہر ہے وہ بھی چاہنے لگے گی مجھے۔ شہناز نے کچھ سوچتے ہوئے گہری سنجیدگی سے ارحم کو دیکھا۔ تو جس بات پر تمہارے پورے خاندان اور برادری کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کر دو۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گی۔ ارحم ہلکا سا بڑبڑا کر گھڑی باندھنے لگا۔ مجھے پھر بھی وقت چاہیے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارا باپ بے شک لاچار و مجبور ہے پر بستر پہ پڑا ہے، خدا نخواستہ قبر میں نہیں چلا گیا۔ قدرت نے کوئی کرشمہ کیا تو واپس زندگی کی طرف لوٹ بھی سکتا ہے، تب کیا جواب دوں گی اس کو؟ شہناز کا لہجہ ایک دم روکھا تھا۔ اس بار ارحم کو بھی آگے سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ یہ لبنہ، سننا، ادھر کوئی بک شاپ یا اسٹیشنری کی اچھی سی دکان ہوگی؟ ہاں باجی بہت ہیں۔ لبنہ نے دبا دبا جوش محسوس کیا۔ لگتا تھا رمشا باجی آج بھی کہیں نکلنا چاہتی تھیں۔ منصب صاحب نے اسے لبنہ اور اس کی اماں کے ساتھ ہی کہیں آنے جانے کی اجازت دی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ اس کی ماں کے ساتھ جا کر موسم کے پھل اور سبزیاں ہی خرید لائی تھی۔ اگلی مرتبہ بھی کچن کا کچھ ضروری سامان تھا، تب بھی اس کی اماں ساتھ گئی تھیں۔ 4-5 دن پہلے وہ باجی کے ساتھ نزدیکی پارک کے لیے نکلی تھی۔ یہی ہمارا نزدیکی پارک ہے نا؟
जिधर उस दिन गए थे। लुबना हाथ से इशारे भी करने लगी। बस इसके पिछले रोड पर किताबों की बहुत अच्छी दुकानें हैं, जूतों और रेडीमेड कपड़ों की बड़ी दुकानें भी हैं। पैदल का रास्ता है। रमशा अब कुछ सोच रही थी। जी बाजी, पार्क के अंदर से भी जा सकते हैं। इस गेट से दाखिल होंगे और अगले से निकलेंगे तो सीधे दूसरी सड़क पर होंगे। अच्छा, वाह, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। चल तू तैयारी कर आ, मैं मनसब को बता दूं। कुकिंग तो हो गई, बस निकलते हैं। वो उठकर मोबाइल पे कॉल मिलाने लग गई और लुबना अपनी माँ को बताने निकल गई। रमशा ने मनसब को अपने पार्क में जाने का बताया और तैयार होकर बाहर निकल आई। मनसब को पूरी बात वो नहीं बता सकती थी, उसे तो सरप्राइज देना था। वो पर्स में रकम रखकर गेट को ताला लगाती लुबना के साथ बाहर निकल आई। सफूरा पहले ही कामकाज निपटाकर अपने घर चली गई थी। लुबना उसके चले जाने के बाद भी घंटा 2 घंटा यहीं रहती थी। रमशा ने उसके लिए किताबें खरीद ली थी और मनसब के ऑफिस से आ जाने तक वो लुबना को पढ़ाती रहती। भैया को आपने सिर्फ पार्क जाने का बताया? लुबना साथ साथ चलते हैरान होकर पूछ रही थी। रमशा बाजी तो खाना भी मनसब साहब की मर्जी का बनाया करती थी। हाँ, रमशा एकदम हंस पड़ी। उसे सरप्राइज तो देना है, आज उसकी बर्थडे है, उसके लिए कुछ लेना है। अरे वाह बाजी, साहब की सालगिरह, उनको याद थी क्या? नहीं, सुबह भी जल्दी में निकल गए थे, मैं विश ही नहीं कर सकी। अब सोच रही हूँ शाम को छोटी सी पार्टी अरेंज कर लेते हैं, मज़ा आएगा। मेहमान आएंगे पार्टी में? दोनों पार्क को क्रॉस करती हुई दूसरे गेट की जानिब बढ़ रही थीं। नहीं भाई, कौन से मेहमान, अब यहाँ जानते ही किसको हैं। बस तुम अपने छोटे भाई बहनों को ले आना। रमशा और वो बातें करते दूसरी सड़क पर निकल आई। ये एक निस्बतन पुररौनक और खूबसूरत चौक था। रमशा मुतासिर को नज़रों से देखते आगे बढ़ने लगी। बाजार का साफ सुथरा किनारा, छोटी बड़ी कुछ दुकानें और लोगों की चहल पहल। वाह लुबना, तुम्हारा शहर तो बड़ा प्यारा है। वो यहाँ की खूबसूरती को सराहती दुकानों के बोर्ड देखने लगी। बाजी फूल लेने हैं? लुबना ने दुपट्टा खींचकर कहीं मुतवज्जा किया तो रमशा ने दुकान के होर्डिंग से नजर नीचे करते सड़क के पार देखा तो लाइन में 2 दुकानें फूलों की दिखाई दी। अरे हाँ, यहाँ से मनसब के लिए प्यारा सा बुके बनवाते हैं, आओ चलो। वो लुबना को लिए सड़क के दूसरी जानिब आ गई। एक बड़ी बुक शॉप भी इसी साइड पर दिखाई दे रही थी। रमशा ने फूलों का बुके बनवाया तो लड़के ने साइड पर रखे कुछ कार्ड्स भी आगे बढ़ा दिए। कुछ लिखकर लगाना हो तो। लड़के ने मशवरे के अंदाज में कार्ड उसे दिखाए और रमशा ने मुतासिर को नज़रों से बच्चे को देखा। यहाँ तो सब बंदोबस्त था। उसने एक बर्थडे विश करने का छोटा सा कार्ड भी अलग कर लिया। सोचा घर जाकर आराम से कुछ लिखेगी। ये रमशा बाजी, वो देखो मनसब भैया की जीप। लुबना ने एक सिमट को देखते उसके कंधे पर हाथ पारना शुरू किया तो रमशा भी चौंक गई। मनसब की जीप कहाँ है भाई? और अरे वो देखे ना, मनसब भैया। लुबना को मनसब भी दिखाई दे गया था। रमशा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सड़क पार वाकई मनसब की जीप खड़ी थी। बाजी, जिस दुकान में हम जाने वाले थे उसी में तो भैया गए हैं, लुबना ने वजाहत की तो रमशा को भी दूर एक दुकान में वर्दी पहने भाई नजर आ गया। लुबना उसे उसी शॉप की तरफ तो ले जा रही थी। पता नहीं मनसब को वहाँ क्या काम था। रमशा ने कुछ देर रुककर कुछ सोचा, फिर उसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई। इधर आओ लुबना, एक आइडिया आया है। क्या बाजी? लुबना उसे हैरत से देखने लगी, जबकि रमशा ने मुस्कुराते हुए हाथ अपने हैंड बैग में डाला और एक पेन निकालकर छोटा सा कार्ड हाथ में लिया और जल्दी से बर्थडे विशेस लिखकर कार्ड को बुके में अटकाया। मनसब को यही शॉप में ही विश करते हैं, हैरान हो जाएगा। बाजी, नाम तो आपने लिखा ही नहीं। लुबना ने ख्याल दिलाया तो रमशा चौंकी। अरे हाँ, जल्दी में बर्थडे विशेस तो लिख दी, पर नाम लिखना तो भूल ही गई। वो कहते कहते एकदम रुकी और फिर हंसने लगी। चलो ये भी अच्छा है, नाम लिख दिया तो फौरन समझ जाएगा कि मेरा ही काम होगा। हम ज़रा उसे तंग करते हैं। वो प्लान बनाकर फूलों वाले लड़के की तरफ बढ़ी। सुनो बच्चे, ये छोटा लड़का तुम्हारा भाई है? रमशा ने फूल वाले लड़के के पास खड़े उसके हमशक्ल बच्चे की तरफ इशारा किया। हाँ बाजी, भाई है हमारा। इसको भेजो ज़रा, ये फूल उधर सामने देकर आने हैं, मैं इसको पैसे दे दूंगी। हाँ, लड़के ने बस कुछ देर सोचा, फिर सर हिलाते छोटे भाई को इशारा किया और छोटा लड़का भागकर रमशा के करीब आया। रमशा और लुबना उसे अपने साथ लिए सड़क की दूसरी जानिब आकर जीप की ओट में हो गईं। शॉप अब बहुत साफ और सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन मनसब सामने नजर नहीं आया। ए लुबना, ये मनसब किधर गया? बाजी अभी तक अंदर ही हैं, थोड़ा आगे तक गए होंगे। हाँ सही। रमशा ने कुछ देर सोचा, फिर लड़के को देखा। बच्चे, इस किताबों वाली दुकान में जाकर वो जो दुकान वाला आदमी दिखाई दे रहा है ना, वो नीले कपड़ों वाला। रमशा ने हाथ से इशारा किया। उसको जाकर ये दे दो, कहो कि आपकी दुकान में जिसकी आज सालगिरह है ना, उसको ये फूल दे दें। समझ गए ना? जी बाजी, जिसकी आज सालगिरह है उसके लिए हैं ये फूल। लड़के ने फौरन जहानत से दोहराया और रमशा ने उसे अंदर की तरफ भगाया।
ताकि मनसब दुकान से निकल ना जाए। ये वैसे अच्छा आइडिया है बाजी, भैया तो बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। लुबना भी एकदम जोश महसूस करने लगी और दोनों भरपूर दिलचस्पी से लड़के को देखने लगी। दुकान में जाते ही उसने नीले कपड़ों वाले दुकानदार के हाथ में फूल थमाए, कुछ बात की। दुकानदार ने भी बच्चे की बात बगौर सुनी और मुस्कुराकर फूल उससे ले लिए। ए, तुम दोनों यहाँ छुप कर क्या देख रही हो? रमशा के कंधे पर एक मजबूत हाथ हल्का सा टच हुआ और साथ ही एक मानूस आवाज। दोनों एक साथ ही बुरी तरह चौंक कर पलटी। मनसब, तुम इधर? रमशा हैरत से मुंह खोले भाई को देख रही थी, जो बजाय दुकान के उनकी पुष्प पे खड़ा था। अरे तुम इधर हो तो वहां? दोनों ने फिर सर घुमाया। लड़का काम निपटा कर खुशी खुशी दुकान से नीचे उतर रहा था। रमशा ने माथा पीटा। लुबना को भी हंसी आ गई। मनसब के पूछने पर लुबना ने उसे सारी बात बता दी। रमशा ने वादे के मुताबिक छोटे बच्चे को उसका इनाम देकर भेज दिया। चलो जी, सरप्राइज तो गया। आओ दुकानदार से बुके वापस लेते हैं। अक्सा ने मनसब को देखा, जबकि लुबना हैरत से दुकान की तरफ देख रही थी। वो देखो रमशा बाजी, उधर क्या हो रहा है? क्या? रमशा ने नजरों के ताकुब में देखा। दुकानदार एक प्यारी सी लड़की को मुस्कुराते हुए वही बुके पेश कर रहा था और लड़की निचला लब हैरत से दांतों में दबाए घबराई नजरों से इधर उधर देख रही थी। अरे, ये बुके तो गलत हाथों में जा रहा है। मनसब आओ ना, शॉपकीपर को असल बात बताते हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने लड़के को क्या कहकर भेजा था? मनसब ने उन्हें रोका। यही कि दुकान में मौजूद लोगों में से जिसकी आज बर्थडे है, ये उसके लिए है। तो मतलब दुकानदार ने यही ऐलान किया होगा। मनसब ने मजीद कहा तो दोनों चौंकी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी भी आज ही सालगिरह हो? क्यों नहीं हो सकता? बस करो मनसब, ये तो बहुत रेयर। रुको यार, मनसब ने बहन की कलाई पकड़कर रोका। कौन सा तुम्हारी जायदाद के कागजात बट रहे हैं? फूल ही तो हैं, जाने दो। मनसब को रमशा के अतावलेपन से बेचैनी महसूस हुई। वो हरगिज उसे वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता था, क्योंकि शॉप में खड़ी मुस्कुराती लड़की को उसने एक पल में पहचान लिया था। ये वही तूफानी रात वाली लड़की थी जिससे उसका बहुत देर तक साथ रहा था। उसका चेहरा देखो, वो ये सरप्राइज पाकर बहुत खुशी महसूस कर रही है। किसी से उसकी खुशी नहीं छीनते। मनसब ने बामुश्किल अपनी निगाह छुड़ाकर बहन की तरफ तवज्जो की। वो मुंह बनाए अपना सरप्राइज गारत होते देख रही थी। मनसब ने मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगाई। जाओ मेरे लिए एक और बुके बनवा लाओ, इस बार पर्पल ट्यूलिप ज्यादा डलवाना। उसने उंगली से दूर जामनी ट्यूलिप की तरफ इशारा किया और रमशा सचमुच बहल गई और दुकानदार के सर पर जा मौजूद हुई थी। मनसब ने इस दौरान पलटकर दुकान की तरफ देखा। लड़की अब दुकान से निकलकर हैरत से दाएं बाएं देख रही थी। उसे यकीनन जानने का इश्तियाक हो रहा था कि ये फूल उसे किसने भेजे होंगे। मनसब ने अपनी कैप सर पर रखते नाक तक खींच ली। मालूम नहीं क्यों, पर इस वक्त वो इस लड़की की पहचान में नहीं आना चाहता था।